नमस्कार सभी साथियों को। आज का विषय है फूड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, यानी कि भोजन, पोषण और स्वास्थ्य। आज का विषय बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण विषय है जिसे हम थर्ड क्लास से लेकर और आगे तक की कक्षाओं में पढ़ते हैं। हम और आप इस विषय को जानते हैं। स्लाइड्स में बहुत कुछ लिखा गया है, किंतु सभी कुछ नहीं लिखा गया है, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। तो अपनी नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। आइए पढ़ते हैं। व्हाट इज फूड? भोजन क्या है? यह एक साधारण सा प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर या कहें कि हमारे जीवन पर होता है। तो प्रश्न है कि भोजन क्या है? सरल भाषा में कहें तो जो भी हम खाते हैं वह भोजन है। एनी न्यूट्रिशियस सब्सटेंस दैट पीपल और एनिमल ईट और ड्रिंक और दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ एंड ग्रोथ। कोई भी पौष्टिक पदार्थ जिसे इंसान या जानवर खाते या पीते हैं या पौधे भूमि से अवशोषित करते हैं, इसलिए अपने जीवन और विकास को बनाए रखने के लिए उसे भोजन कहते हैं। फूड इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। भोजन जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। फूड कीप्स बॉडी फिट एंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू कैरी ऑन ऑल लाइफ प्रोसेसेस। भोजन शरीर को तंदुरुस्त रखता है और जीवन की सभी प्रक्रियाओं जैसे कि खेलना, दौड़ना आदि को पूरा करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। बिल्ड अप न्यू सेल्स एंड रिपेयर बोर्न आउट टिश्यूज। नई सेल्स यानी नई कोशिकाओं का निर्माण करता है और खराब हो चुके टिश्यूज या ऊतकों का रिपेयर या मरम्मत करता है। हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल बॉडी कंपाउंड्स, यानी कि उपयोगी शारीरिक यौगिकों के उत्पादन में मदद करता है। इसलिए रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड इज एसेंशियल। भोजन की नियमित आपूर्ति आवश्यक है। बिकॉज वैरायटी ऑफ फूड्स आर अवेलेबल। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं। भोजन के यूटिलाइजेशन, यानी कि कौन सा भोजन हमारे शरीर पर क्या प्रभाव करता है, इसके आधार पर भोजन का वर्गीकरण किया जाता है, जिसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या जैविक वर्गीकरण कहते हैं। इसमें 3 प्रकार से भोजन को वर्गीकृत किया जाता है। पहला है एनर्जी गिविंग, यानी कि ऐसा भोजन जो कि हमें ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा है बॉडी बिल्डिंग, यानी कि ऐसा भोजन जो हमारे शरीर निर्माण में सहायता करता है। और तीसरा है सुरक्षात्मक या नियामक, जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। पहला वर्गीकरण है एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड। दीज फूड आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स एंड प्रोवाइड्स एनर्जी ऑन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन इन द बॉडी। एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड यानी कि एक ऐसा भोजन जो हमारे शरीर को शक्ति या ऊर्जा देता है, जिससे हम अपने दैनिक कार्य कर सकें। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स मुख्य रूप से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रोन्यूट्रिएंट बायोमोलिक्यूल है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। इसमें शुगर, स्टार्च और फाइबर मुख्य रूप से होते हैं। दूसरे कंपाउंड्स हैं फैट्स। ये भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनसे ऊर्जा मिलती है। विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के एब्जॉर्प्शन के लिए फैट्स का कंजम्पशन अनिवार्य है, क्योंकि ये विटामिन फैट्स के द्वारा ही ब्रेक डाउन किए जाते हैं, जिनसे इन विटामिन का एब्जॉर्प्शन इजीली हो जाता है। फैट्स 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट्स वे होते हैं जिनमें फैटी एसिड्स एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड फैट्स में जो फैट्स हैं वो डबल बॉन्ड से लिंक होते हैं और ये द्रव्य अवस्था में होते हैं रूम टेम्परेचर पर। इसलिए कहा जाता है कि हमें अनसैचुरेटेड फैट्स का सेवन करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में HDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल बनता है, जबकि सैचुरेटेड फैट्स खाने से LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन या जैविक ऑक्सीकरण जीवित सेल में ऊर्जा उत्पादक प्रक्रिया है, जो कि भोजन के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के कारण होती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज होकर इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा रिड्यूस होकर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इसमें 2 तरह की रिएक्शंस होती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिन्हें साथ में मिलकर हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। भोजन का अगला वर्गीकरण है बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि ऐसा भोजन जो हमारे शरीर को बनाने में सहायता करता है। ये भोजन प्रोटीन्स से भरपूर होते हैं। दीज फूड्स आर रिच इन प्रोटीन एंड हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यूज, यानी कि ये भोजन प्रोटीन से भरपूर होते हैं और नए टिश्यूज के निर्माण में सहायता करते हैं। इससे हमारा शरीर और विकसित और स्ट्रॉन्ग बनता है। प्रोटीन्स लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कई सैकड़ों या हजारों छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें अमीनो एसिड्स कहा जाता है। प्रोटीन्स हमारे पूरे शरीर में पाया जाता है, जैसे कि मसल्स में, बोन्स में, स्किन्स में, हेयर्स में। यहाँ कुछ उदाहरण हैं।
जिन्हें खाने से प्रोटीन मिलता है। अगला वर्गीकरण है प्रोटेक्टिव या रेगुलेटरी फूड्स। These are rich in minerals, vitamins, roughage and water that helps in regulation of internal metabolism। यानी कि सुरक्षात्मक या नियामक खाद्य पदार्थ ये मिनरल्स, विटामिन्स, रफेज और पानी से भरपूर होते हैं जो शरीर के इंटरनल मेटाबॉलिज्म में सहायता करते हैं। मिनरल्स और विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे शरीर को विकसित करने में सहायता करते हैं। आइए जानते हैं न्यूट्रिशन क्या है। व्हाट इज न्यूट्रिशन। यहाँ न्यूट्रिशन की कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, जिनमें पहली है न्यूट्रिशन इज द सम of all the processes by which an organism takes in, metabolizes and utilizes food substance for its various biological activities। यानी कि न्यूट्रिशन उन सभी प्रक्रियाओं का योग है जिसके द्वारा एक जीव अपनी विभिन्न जैविक गतिविधियों के लिए खाद्य पदार्थ को ग्रहण करता है, उससे मेटाबोलाइज करता है और उसका उपयोग करता है। दूसरी डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूजिंग इट फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिपेयर। यानी कि भोजन लेने की प्रक्रिया और विकास, मेटाबॉलिज्म और मरम्मत के लिए भोजन का उपयोग करना न्यूट्रिशन कहलाता है। अगली डेफिनेशन है न्यूट्रिशन द एसिमिलेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ फूड मटेरियल्स दैट एनेबल देम टू ग्रो, मेंटेन देमसेल्फ एंड रिप्रोड्यूस। यानी कि खाद्य पदार्थों के जीवित जीवों द्वारा एब्जॉर्ब करना जो कि उन्हें बढ़ने, खुद को बनाए रखने और प्रजनन करने में सक्षम बनाता है, उसे न्यूट्रिशन या पोषण कहते हैं। न्यूट्रिशन की कुछ स्टेजेस हैं, ये हैं इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन। यानी कि अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, आत्मसात करना, परिवहन और उत्सर्जन। आइए के करके थोड़ा सा देख लेते हैं इन्हें। तो पहला है अंतर्ग्रहण, यानी कि डाइट। डाइट वो है जो भी कुछ हम खाते हैं उसे इंजेशन कहते हैं। दूसरा है डाइजेशन। डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस दैट द बॉडी कैन यूटिलाइज। यानी कि पाचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जटिल खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं जिनका शरीर उपयोग कर सकता है। अगला है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाचन के उत्पाद साधारण शुगर्स और अमीनो एसिड और फैटी एसिड में टूट जाते हैं और हमारी इंटेस्टाइन से पास थ्रू होते हैं, जहां से वो सीधे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। अगला है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिका रक्त प्रवाह से यानी कि ब्लड स्ट्रीम से पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करती है, जिससे नई कोशिकाओं को विकसित करने में मदद मिलती है। अगली स्टेज है सर्कुलेशन। अवशोषित पोषक तत्वों को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना रक्त की एक भूमिका है, इसलिए रक्त की गुणवत्ता साथ ही सही मात्रा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसे हम सर्कुलेशन कहते हैं। अगला स्टेज है एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन। जो हमारे द्वारा खाना खाया जाता है उसे बाहर आना जरूरी होता है। कई डॉक्टरों द्वारा यह महसूस किया जाता है कि मानव बीमारी के मुख्य कारणों में से एक ऑटो इंटॉक्सिकेशन है। यानी कि अगर अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में ही रह जाते हैं तो हमारी जो इंटेस्टाइन है उन अपशिष्ट पदार्थों को ही एब्जॉर्ब करने लग जाती है, जिससे कि वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं और हमारे अंगों के सभी कामकाज के सभी स्तरों को प्रभावित करते हैं। इसलिए लिए हुए भोजन का एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन अनिवार्य होता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू परफॉर्म इट्स बेसिक फंक्शंस। यानी कि पोषक तत्व आवश्यक पदार्थ हैं जो कि जरूरी हैं शरीर द्वारा अपने बुनियादी कार्यों को करने के लिए। या न्यूट्रिएंट्स आर द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस which help in our survival and in maintaining proper health। यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक पदार्थ हैं जो हमारे अस्तित्व और उचित स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। A nutrient supplies energy to the body, builds and repairs body tissues and regulates body metabolism। यानी कि एक पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा की आपूर्ति करता है, शरीर के ऊतकों का निर्माण करता है, उनकी मरम्मत करता है और शरीर के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट या नियंत्रित करता है। न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी, कंट्रीब्यूट टू बॉडी स्ट्रक्चर एंड रेगुलेट्स केमिकल प्रोसेसेस। पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर की संरचना में योगदान करते हैं और रासायनिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। Because of these nutrients, our bodies allows us to detect and respond to environmental surroundings, move,
एक्सक्रीट वेस्ट्स, रिस्पायर, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। यानी कि इन पोषक तत्वों के कारण हमारा शरीर हमें पर्यावरणीय परिवेशों का पता लगाने और प्रतिक्रिया करने, स्थानांतरित करने, अपशिष्टों को बाहर निकालने, सांस लेने, बढ़ने और प्रजनन करने की अनुमति देता है। There are 6 classes of nutrients required for the body to function and maintain overall health. शरीर के काम करने और संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के 6 वर्ग बनाए गए हैं। ये हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, वाटर, विटामिन्स एंड मिनरल्स। शरीर द्वारा आवश्यक मात्रा के आधार पर पोषक तत्वों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरी है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो हैं जो शरीर द्वारा अधिक मात्रा में आवश्यक हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो हैं जो शरीर द्वारा कम मात्रा में आवश्यक हैं। बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड इन लार्ज अमाउंट्स आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। देयर आर 3 मेजर क्लासेस ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। यानी कि जिन पोषक तत्वों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के 3 प्रमुख वर्ग हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन। Macronutrients are carbon-based compounds that can be metabolically processed into cellular energy through changes in their chemical bonds. The chemical energy is converted into cellular energy known as ATP that is utilized by the body to perform work and conduct basic function. यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कार्बन आधारित यौगिक होते हैं जिन्हें उनके रासायनिक बॉन्ड्स में परिवर्तन के माध्यम से कोशिकीय ऊर्जा में संसाधित किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को सेलुलर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है जिसे एटीपी कहा जाता है, जिसका उपयोग शरीर द्वारा काम करने और बुनियादी कार्यों का संचालन करने के लिए किया जाता है। वाटर इज ऑल्सो ए मैक्रोन्यूट्रिएंट इन द सेंस दैट द बॉडी नीड्स इट इन लार्ज अमाउंट्स बट अनलाइक द अदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इट डज नॉट कंटेन कार्बन और यील्ड्स एनर्जी। पानी भी इस मायने में एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है कि शरीर को बड़ी मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन अन्य मैक्रोन्यूट्रिएंट के विपरीत इसमें कार्बन या ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का पहला वर्ग है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर मोलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी अपॉन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ सेलुलर एंजाइम्स। यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने यौगिक होते हैं जो सेलुलर एंजाइम की मदद से शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कैसे प्रदान करते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन को हम पहले ही समझ चुके हैं। दीज आर द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये ऊर्जा के सबसे सस्ते स्रोत हैं। कंप्लीट बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट यील्ड्स अबाउट 18 किलोजूल ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण जैविक ऑक्सीकरण लगभग 18 किलोजूल ऊर्जा उत्पन्न करता है। द मेजर फूड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर मिल्क, ग्रेन्स, फ्रूट एंड स्टार्ची वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स आल्सो कंटेन कार्बोहाइड्रेट बट इन लेसर क्वांटिटीज। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख खाद्य स्रोत हैं दूध, अनाज, फल और स्टार्च वाली सब्जियां जैसे कि आलू। गैर स्टार्च सब्जियों में भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं लेकिन वो कम मात्रा में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या हैं? पहला सोर्स है बीन्स और लेग्यूम्स जैसे कि ब्लैक बीन्स, चिकपीज, लेंटिल्स, किडनी बीन्स। कार्बोहाइड्रेट को फलों में भी पाया जाता है जैसे कि एप्पल्स, बेरीज और मेलन्स। कार्बोहाइड्रेट होल ग्रेन प्रोडक्ट्स में भी पाया जाता है। होल ग्रेन प्रोडक्ट्स यानी कि जैसे ब्राउन राइस, ओट मील एंड होल व्हीट ब्रेड एंड पास्ता। कार्बोहाइड्रेट सब्जियों में भी पाया जाता है जैसे कि कॉर्न हो गई, लीमा बीन्स, पीज यानी कि मटर और जैसे कि पहले बताया स्टार्ची वेजिटेबल जैसे कि आलू। कार्बोहाइड्रेट्स टाइप्स। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार से मुख्यतः पाए जाते हैं। पहली है शुगर जो कि सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। शुगर कहाँ पाई जाती है? केन शुगर में, बीट रूट, फ्रूट्स में, मिल्क में, हनी में यानी कि शहद में। दूसरे प्रकार हैं स्टार्च। स्टार्च थोड़े कॉम्प्लेक्स तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। स्टार्च हमें सीरियल्स में जैसे कि व्हीट्स, राइस इत्यादि में मिलते हैं। मिलेट्स यानी कि बाजरा, ज्वार, बार्ली। और तीसरे प्रकार हैं सेलुलोस। सेलुलोस मिलता है हमें सेल वॉल ऑफ फ्रूट्स यानी कि जो फ्रूट्स के छिलके हैं, वेजिटेबल्स के छिलके वगैरह हैं, सब्जियों में भी मिलते हैं। सेलुलोस क्या है? सेलुलोस इज ए फाइब्रस सब्सटेंस व्हिच इज नॉट डाइजेस्टेड बाय बॉडी, हाउएवर इट सर्व्स एज रफेज एंड फैसिलिटेट्स बोवल मूवमेंट। सेलुलोस जो है एक फाइब्रस सब्सटेंस है यानी कि रेशेदार पदार्थ है जिसे बॉडी द्वारा पाचन नहीं किया जाता है।
जबकि ये एक रफेज की तरह काम करता है, जिससे कि हमें या हमारे शरीर को अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में आते हैं सिंपल शुगर्स जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, और डाइसैकेराइड्स में आती हैं थोड़ी कॉम्प्लेक्स शुगर, थोड़ी कॉम्प्लेक्स, यानी कि माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। कॉम्प्लेक्स शुगर्स होती हैं जिन्हें पॉलीसैकेराइड्स कहा जाता है, जिसमें शामिल है स्टार्च, फाइबर्स और ग्लाइकोजन। ड्यूरिंग डाइजेशन बोथ स्टार्च and sugars are absorbed as glucose. The surplus glucose is converted into glycogen which is stored in liver for subsequent use. यानी कि पाचन के दौरान स्टार्च और शुगर दोनों ही ग्लूकोज के रूप में अवशोषित हो जाते हैं। सरप्लस ग्लूकोज यानी कि अधिशेष ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है, जो बाद में उपयोग के लिए लीवर में जमा होता है। लैक्टोज शुगर प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया दैट फैसिलिटेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। लैक्टोज शुगर आंतों के यानी कि इंटेस्टाइन्स के जीवाणुओं के विकास में मदद करती है, जो कैल्शियम के अवशोषण की सुविधा प्रदान करते हैं। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड फैट एंड सर्व्स एज रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन और वसा में परिवर्तित हो जाते हैं और ऊर्जा के आरक्षित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। सेलुलोज प्रोवाइड्स फीकल बल्क एंड हेल्प इन बोवेल मूवमेंट। सेलुलोज मल की मात्रा प्रदान करता है और अपशिष्ट पदार्थ यानी कि मल त्याग में मदद करता है। ग्लूकोज इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ग्लूकोज केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। ए कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट डाइट मे कॉज हेडेक्स, फैटीग, वीकनेस, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, बैड ब्रेथ एंड विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसीज। यानी कि कार्बोहाइड्रेट की कमी वाले आहार से सिर दर्द, थकान, कमजोरी, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, उबकाई, कब्ज आदि कमियां होती हैं। When you don't get enough carbohydrate, the level of sugar in your blood may drop below the normal range, causing hypoglycemia. Your body then starts to burn fat for energy, leading to ketosis. Symptoms of hypoglycemia include hunger. यदि आप पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट नहीं प्राप्त करते हैं तो आपके रक्त में शर्करा यानी कि शुगर का लेवल नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तब आपका शरीर ऊर्जा के लिए वसा आपके शरीर में स्टोर जो फैट है उसे जलाने लगता है, जिसे कीटोसिस हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षणों में शामिल है भूख लगना। मैक्रोन्यूट्रिएंट का दूसरा वर्गीकरण है फैट्स या लिपिड्स, यानी कि वसा। फैट्स आर मेंबर्स ऑफ लिपिड्स। फैट्स जो हैं लिपिड्स के सदस्य ही होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की तरह फैट्स भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। हालांकि फैट्स में अधिक कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं और कम ऑक्सीजन होता है। फैट्स आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। फैट्स आर insoluble in water but soluble in solvents like acetone and benzene. फैट्स जो है ऊर्जा का सबसे समृद्ध स्रोत है। वसा यानी कि फैट पानी में अघुलनशील होते हैं, लेकिन एसीटोन और बेंजीन जैसे सोलवेंट्स में घुलनशील होते हैं। केमिकली फैट्स आर ट्राइग्लिसराइड्स। रासायनिक रूप से फैट्स जो हैं ट्राइग्लिसराइड्स हैं। ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स आर ए टाइप ऑफ फैट। ट्राइग्लिसराइड्स भी फैट्स के ही एक प्रकार है। दैट इज फाउंड इन ब्लड, जो कि ब्लड में पाया जाता है। व्हेन यू ईट योर बॉडी कन्वर्ट्स एनी कैलोरी इट डज नॉट नीड टू यूज राइट अवे इनटू ट्राइग्लिसराइड्स। यानी कि जब भी आप कुछ खाते हैं तो जो भी कैलोरी की आवश्यकता आपके शरीर को नहीं होती, वो उसे ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कर देती है बाद में इस्तेमाल के लिए। 1 ग्राम ऑफ फैट ऑन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन गिव्स अबाउट 9 किलो कैलोरी एनर्जी। यानी कि जैविक ऑक्सीकरण पर फैट का 1 ग्राम लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। फैट्स के सोर्सेज के बारे में जान लेते हैं। पहला है एनिमल सोर्स, यानी कि जो फैट्स हमें पशुओं से प्राप्त होते हैं, यानी कि घी जो कि दूध से बनता है, बटर, मिल्क। फैट्स का दूसरा सोर्स है प्लांट सोर्स, यानी कि जो फैट्स हमें प्लांट्स यानी पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि कोकोनट सीड ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, नट्स या सोयाबीन। 1 ग्राम ऑफ फैट ऑन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन गिव्स अबाउट 9 किलो कैलोरी एनर्जी। फैट फॉर्म्स स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। यानी कि सेल साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन के संरचनात्मक घटक होता है फैट। हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोलुबल विटामिन, यानी कि ऐसे विटामिन जो फैट्स में सोलुबल होते हैं उनके अवशोषण में
फैट्स मदद करते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। एक्ट एज प्रिकर्सर्स ऑफ वेरियस हार्मोन्स। विभिन्न हार्मोन के प्रिकर्सर्स के रूप में ये फैट्स कार्य करते हैं। कैन बी स्टोर्ड फॉर सब्सिक्वेंट यूज बाय द बॉडी। शरीर द्वारा बाद में उपयोग के लिए ये फैट्स को संग्रहित यानी कि स्टोर किया जाता है। सबक्यूटेनियस फैट सर्व एज इंसुलेटर्स इन द बॉडी दैट गिव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड वेदर एंड प्रेशर। सबक्यूटेनियस फैट शरीर में इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है, जो कि ठंड से, मौसम से और दबाव से सुरक्षा प्रदान करता है। स्टोर्ड फैट्स प्रोवाइड पैडिंग टू वाइटल ऑर्गन्स फ्रॉम शॉक। संग्रहित वसा यानी कि स्टोर्ड फैट झटके से महत्वपूर्ण अंगों की पैडिंग प्रदान करता है। हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी एंड स्टोरेज हार्मोन्स इन द बॉडी। शरीर में विटामिन डी और स्टोरेज हार्मोन के संश्लेषण में ये फैट मदद करता है। फैट्स या लिपिड्स के फंक्शंस क्या हैं, आइए देखते हैं। सपोर्ट्स ब्रेन एंड आई हेल्थ। ओमेगा 3 फैटी एसिड और डीएचए मस्तिष्क, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं और रेटिना के स्वास्थ्य को भी बनाए रखने में मदद करते हैं। वाउंड हीलिंग। एसेंशियल फैटी एसिड्स प्ले ए की रोल इन वाउंड हीलिंग एंड ब्लड क्लोटिंग। घाव को भरना। आवश्यक फैटी एसिड घाव भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और रक्त का थक्का बनाने में भी सहायता करते हैं। हार्मोन प्रोडक्शन। टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन, यानी कि जो फैट है टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाने में भी सहायता करते हैं। इफ यू डोंट गेट एनफ फैट इन योर डाइट यू मे नोटिस सिम्टम्स सच एज, यानी कि अगर आप अपनी डाइट में ज़रूरत के हिसाब से फैट्स नहीं लेते हैं तो आपको इनमें से कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि ड्राई रैशेज, हेयर लॉस, ए वीकर इम्यून सिस्टम, जिसकी वजह से बार बार शरीर बीमार हो जाता है। विटामिन डेफिशिएंसी, यानी कि जो विटामिन फैट में सोल्यूबल हैं, अगर आप फैट नहीं लेंगे तो वो विटामिन आपके शरीर में अवशोषित नहीं हो पाएंगे, जिनकी वजह से उन विटामिन की कमी हो सकती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का अगला टाइप है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर एक्सट्रीमली लार्ज मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ मैनी अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिच इन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स फॉस्फोरस एंड सल्फर अल्सो, यानी कि प्रोटीन बहुत बड़े कंपाउंड होते हैं जो कि कई अमीनो एसिड्स से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कभी कभी फॉस्फोरस और सल्फर से भरपूर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, द सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए और एंटीबॉडीज, एंजाइम्स और हार्मोन्स के बनाने के लिए। प्रोटीन्स कैन बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन यील्ड्स अबाउट 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। प्रोटीन का उपयोग ऊर्जा स्रोत में किया जाता है। 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स आर द अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड प्रोटीन्स के निर्माण खंड होते हैं। केवल 22 अलग अलग अमीनो एसिड होते हैं जिनसे लगभग सभी जीवित जीवों में पाए जाने वाले प्रोटीन बनते हैं। न्यूट्रिशनली अमीनो एसिड्स बिलोंग टू 2 कैटेगरीज। पोषक रूप में अमीनो एसिड को 2 श्रेणियों के अंतर्गत बांटा जाता है, जो कि है एसेंशियल अमीनो एसिड्स और दूसरे हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। आवश्यक अमीनो एसिड्स और गैर आवश्यक अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स कैन नॉट बी मेड बाय द बॉडी, एज ए रिजल्ट दे मस्ट कम फ्रॉम फूड, यानी कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स वे अमीनो एसिड्स हैं जो शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, इसलिए उन्हें भोजन से प्राप्त करना जरूरी होता है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, यानी कि गैर आवश्यक अमीनो एसिड्स, these can be synthesized in the body particularly from carbohydrates and need not to be supplied in the diet। इन्हें शरीर में विशेष रूप से कार्बोहाइड्रेट्स से संश्लेषित किया जाता है और आहार में आपूर्ति करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रोटीन्स को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत करने के बाद एक तीसरी श्रेणी भी वर्गीकृत की जाती है, जिन्हें कंडीशनल अमीनो एसिड्स कहते हैं। आइए जानते हैं ये क्या होते हैं। Some of the amino acids which are usually not essential but in times of illness and stress may become essential are called conditional amino acids. These may be required in conditions such as prematurity in infants। आइए देखते हैं प्रोटीन्स का डाइजेशन किस प्रकार से होता है। Like fats, proteins cannot be absorbed in the tissues until they are broken down into their amino acids. Digestion of proteins occur in stomach and small intestine where acids and enzymes break up protein into amino acids।
यानी कि फैट्स की तरह प्रोटीन को टिश्यूज यानी कि ऊतकों में तब तक अवशोषित नहीं किया जा सकता जब तक कि वे अपने अमीनो एसिड्स में यानी कि छोटी श्रृंखलाओं में नहीं टूट जाते। प्रोटीन का पाचन पेट और छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जहां एसिड और एंजाइम्स प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में तोड़ देते हैं। भोजन का पाचन तभी से ही शुरू हो जाता है जब आप पहली बार चबाना शुरू करते हैं। आपके लार में एमाइलेज और लाइपेज नामक 2 एंजाइम होते हैं, लेकिन वे ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स यानी कि वसा को तोड़ते हैं। लेकिन जब कोई प्रोटीन स्रोत आपके पेट में जाता है, वहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्रोटीएज कहे जाने वाले एंजाइम उसे अमीनो एसिड्स की छोटी श्रृंखलाओं में तोड़ देते हैं। अमीनो एसिड की ये छोटी श्रृंखलाएं आपकी छोटी आंत में चली जाती हैं। ऐसा होने पर आपका अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज एंजाइम और एक बाइकार्बोनेट बफर छोड़ता है, जो कि बचे हुए भोजन की एसिडिटी को कम करता है। जब डाइजेस्टेड फूड की एसिडिटी कम हो जाती है तो इससे से अधिक एंजाइम आपके अमीनो एसिड्स को और छोटी सीरीज में तोड़ने के कार्य में लग जाते हैं। इस चरण में शामिल कुछ सामान्य एंजाइमों में शामिल हैं ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेज। प्रोटीन्स के सोर्सेज क्या हैं? एनिमल सोर्स हैं, जैसे कि मिल्क, एग। पशुओं से प्राप्त प्रोटीन सोर्सेज में अधिक मात्रा में एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। प्रोटीन्स के प्लांट सोर्सेज जैसे कि होल सीरियल्स, व्हीट एंड मेज, पल्सेस। प्रोटीन्स आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी। प्रोटीन जो हैं शरीर के संरचनात्मक घटक हैं, जैसे कि केराटिन प्रोटीन बालों में पाया जाता है, नाखूनों में पाया जाता है। कोलेजन जो कि एक प्रोटीन है वो कनेक्टिव टिश्यूज में पाया जाता है। एक्टिन और मायोसिन जो कि और उदाहरण है प्रोटीन्स के, वो मांसपेशियों में मौजूद संकुचनशील प्रोटीन के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्रोटीन्स आर द बॉडी। आइए जानते हैं प्रोटीन्स के कार्यों के बारे में। शरीर के ऊतकों के निर्माण और रख रखाव के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कुछ प्रोटीन शरीर के कई कार्यों को नियंत्रित करने के लिए हार्मोन के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करता है। प्रोटीन एंटीबॉडी के रूप में भी काम करते हैं और शरीर को एंटीजेंस से बचाते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन शरीर में विभिन्न पदार्थों को रक्त के द्वारा ऊतकों तक पहुंचाते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। आइए जानते हैं प्रोटीन की डेफिशिएंसीज के बारे में। क्वाशियोकोर कुपोषण का एक गंभीर रूप है। यह कुछ विकासशील क्षेत्रों में सबसे आम है, जहां बच्चों को अपने आहार में पर्याप्त प्रोटीन या अन्य आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। क्वाशियोकोर का मुख्य लक्षण शरीर के ऊतकों में बहुत अधिक तरल पदार्थ का इकट्ठा हो जाना है, जिससे त्वचा के नीचे सूजन आ जाती है, जिसे ओडिमा कहते हैं। अधिक भूख लगना, संक्रमण का खतरा, फैटी लिवर, और ये बच्चों में उचित शारीरिक वृद्धि को रोक सकता है। मांसपेशियां, त्वचा, बाल, हड्डियां और रक्त बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन से बने होते हैं। इस कारण से प्रोटीन की कमी के लक्षणों की एक विस्तृत श्रृंखला है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बाद बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन और मिनरल्स आते हैं, जिनकी शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। हालांकि शरीर के स्वास्थ्य पर उनका प्रभाव गंभीर होता है और उनमें से किसी में भी कमी गंभीर और यहाँ तक कि जीवन को खतरे में डाल देने वाली स्थितियों का कारण बन सकती है। वे कई प्रकार से कार्य करते हैं, जिसमें शरीर को सामान्य वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक एंजाइम, हार्मोन और अन्य पदार्थों का उत्पादन है। मनुष्य को भोजन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि शरीर विटामिन और खनिजों का यानी कि विटामिन और मिनरल्स का उत्पादन नहीं कर सकता है। इसलिए उन्हें आवश्यक पोषक तत्व एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है।